हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एडवेंचर्स ऑफ एजाबेल के एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द पोम के नाम से एक सेगमेंट दिया गया है। इस सेगमेंट में आपसे चंद सवालात पूछे गए हैं जो इस पोम के बारे में हैं। इन सवालात के जवाबात आपको इस पोम में मिल सकते हैं। याद रखें कि इन सवालात के जवाबात आपको प्रोज स्टाइल में लिखने हैं, यानी ये चूँकि पोम है और इसके सेंटेंसेस अक्सर इनकम्प्लीट नज़र आते हैं, तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल आम रूटीन में जो जिस तरह से आप लोग अंग्रेज़ी में बात करते हो या अंग्रेज़ी लिखते हो उस तरह से लिखना है। तो आइए आज सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द पोम वाला सेगमेंट जो है उसके सवालात के जवाबात देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल है, व्हाट डिड इज़ाबेल डू बिफोर शी एट द बेयर। अच्छा, इस सवाल का मतलब है कि इज़ाबेल ने रीछ को खाने से पहले क्या किया था। अगर आप पहले 10 लाइंस को पढ़ें तो आपको नज़र आएगा कि उसमें बताया गया है कि इज़ाबेल रीछ को खाने से पहले अपने हाथ धोती है और अपने बालों को सीधा करती है। तो इस सवाल का जवाब होगा, इज़ाबेल वॉश्ड हर हैंड्स एंड स्ट्रेटन्ड हर हेयर अप बिफोर ईटिंग द बेयर। अब दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। दूसरा सवाल है, व्हाट डिड द विच लुक लाइक, यानी जो चुड़ैल है वो किस तरह से दिखाई देती थी। इसका जवाब भी आपको दूसरे सेगमेंट में मिलता है। अगर आप देखें तो उसमें जो विच की अपीयरेंसेस है वो बताई गई है कि उसका चेहरा जो था उस पर रिंकल थे, उसके टीथ जो थे वो एक दूसरे से फासले पर थे और जाहिर है कि वो बड़े बड़े भी थे। तो हम दूसरे सवाल का जवाब इस तरह से लिख सकते हैं, द विच फेस was cross and wrinkled and her teeth were apart from each other, which suggests that she had few but large teeth. तीसरा सवाल है, हाउ डिड इज़ाबेल डील विद द विच, यानी इज़ाबेल ने उस विच को, उस चुड़ैल को कैसे काबू किया। तो अगर आप देखें तो विच चाहती थी को इज़ाबेल को एक टोड में कन्वर्ट करे, लेकिन इज़ाबेल ने उस विच को दूध में कन्वर्ट किया, यानी दूध में तब्दील किया और उसे पी गई। इज़ाबेल turned the witch into milk and drank her. फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द जायंट वांट टू डू टू इज़ाबेल, यानी जायंट जो था, जो देव था, वो इज़ाबेल के साथ क्या करना चाहता था। अगर आप इज़ाबेल और जायंट के इनकाउंटर को पढ़ें तो आपको मालूम हो जाएगा कि जायंट चाहता था कि वो इज़ाबेल को रेज़ा रेज़ा करे, उसका ब्रेड बनाए और उसे खा जाए। सो इसका आंसर हम लिखेंगे, द जायंट वांटेड टू ग्राइंड इज़ाबेल्स बोन्स टू मेक हिज ब्रेड, यानी वो चाहता था कि इज़ाबेल के बोन्स को ग्राइंड करे, उसको चूर चूर करे और उससे अपनी रोटी बनाए। पांचवा सवाल है, व्हाट वाज इज़ाबेल डूइंग ड्यूरिंग हर मीटिंग विद द जायंट, यानी जब वो जायंट से मिल रही थी तो उस वक्त क्या कर रही थी। अगर आप देखें तो हमें बताया गया है दूसरे सेक्शन में, जब उसका सामना होता है जायंट से, तो उसमें बताया गया था कि उस वक्त वो अपना ज़्वीबैक खा रही थी। ज़्वीबैक एक मखसूस किस्म की रोटी स्लाइस सा होता है और वो उस वक्त वो खा रही थी। पांचवा सवाल है, व्हाट डिड द डॉक्टर वांट इज़ाबेल टू डू, यानी डॉक्टर इज़ाबेल के साथ क्या करना चाहता था। अगर हम डॉक्टर और इज़ाबेल के एनकाउंटर को पढ़े तो वहाँ पे हमें मालूम हो जाएगा कि डॉक्टर चाहता था कि इज़ाबेल, उसके पास जो पिल्स थे, जो गोलियाँ थी, वो चाहता था कि वो उनमें से कुछ खाए। इसका अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड इज़ाबेल डील विद द डॉक्टर, इज़ाबेल ने डॉक्टर को कैसे काबू किया या डॉक्टर के साथ कैसा बर्ताव किया। तो अगर हम आगे पढ़ें तो हमें मालूम हो जाएगा कि इज़ाबेल ने डॉक्टर के पास साथ जो बर्ताव किया वो बहुत काम थी, यानी मतलब वो डरी हुई नहीं थी, वो किसी तज़ब्ज़ुब का शिकार नहीं थी और उसने उसको उसी के पिल्स गालिबन खिलाए ताकि वो ठीक हो जाए। अगले दो सवालों से पहले लिखा हुआ है मोर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। इसका मतलब ये हुआ कि इन सवालों के जवाब आपको शायद इस फॉर्म में ना मिले। उनमें से पहला सवाल है, डू ऑल द कैरेक्टर्स दैट इज़ाबेल मीट्स बिहेव इन द वे दैट यू वुड एक्सपेक्ट देम टू, यानी क्या इज़ाबेल उन जिन जिन कैरेक्टर से इज़ाबेल मिलती है क्या वो उसी तरह का करते हैं जिस तरह आपकी तवक्को होती है। तो आपने बेशुमार फेरी टेल्स सुनी होंगी, बेशुमार ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी जिनमें इमेजिनेटिव क्रीचर्स जो होते हैं
उनका तबसरा होता है, उनके बारे में बताया गया होता है। और तकरीबन उनके हमारे पास उन कहानियों में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो इसी तरह के होते हैं, यानी उनमें जो चुड़ैलें होती हैं उनके लंबे लंबे बाल होते हैं, गंदे दांत होते हैं और लंबे लंबे नाखून होते हैं और बाल भी बेतरतीब होते हैं। तो इसका जवाब हम लिखेंगे। पहले हिस्से का है, डू ऑल द कैरेक्टर्स दैट इज़ाबेल मीट्स बिहेव इन द वे दैट यू वुड एक्सपेक्ट देम टू। यस they do. We have heard a lot of fairy tales and the characters in those fairy tales mostly behave in the same way. अगला सवाल है, what details from the poem show us that Isabel is self-reliant? अच्छा, इसका मतलब ये है कि ऐसी कौन सी डिटेल्स है इस पोम में जो हमें ये बताते हैं कि जो इज़ाबेल थी उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं थी और वो ख़ुद अपना काम कर सकती थी। तो अगर आप इस पोम को पढ़ें तो इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ये ज़ाहिर होता है कि इज़ाबेल को किसी की ज़रूरत नहीं थी और वो अपने हौसले और अपनी बहादुरी के ज़रिए उन सारी मुश्किलात पर काबू पा सकती थी जो उसके सामने आए थे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, इज़ाबेल डज़ नॉट पैनिक और आस्क फॉर हेल्प, यानी इज़ाबेल को पैनिक नहीं होती और उसको किसी से मदद नहीं मांगती। शी डील्स विद द सिचुएशंस हरसेल्फ, वो हर हालत से ख़ुद ही डील करती है। शी डज़ नॉट रन अवे फ्रॉम द डेंजर इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने जो मुश्किल आता है वो उससे भागती नहीं है। इंस्टेड शी फेसेस द सिचुएशन एंड बिहेव्स कामली एंड ब्रेवली, बल्कि इसकी बजाय वो हालात का सामना करती है और उसको आराम से बहादुरी का मुजाहरा करके सॉल्व करती है। इट शोज़ दैट शी इज़ सेल्फ रिलायंट, ये जाहिर करता है कि वो सेल्फ रिलायंट है। सेक्शन बी में पेज नंबर 4 के आखिर में आपको एक पज़ल दिया गया है। एक पेज पे नंबर्स लिखे हुए हैं और उनमें कुछ शेडेड हिस्से हैं जिनमें आपको लिखना नहीं है और जो अनशेडेड हिस्से हैं उनमें आपको ये जो अल्फाज दिए गए हैं 10, इनके जैसे अल्फाज तलाश करके उनको लिखना है। तो अ टाइप ऑफ बेक, 2 नंबर पे है, रिड्यूस समथिंग टू पाउडर बाय क्रशिंग, एक्सट्रीमली हंग्री, मेड बेटर, कवर्ड इन लाइन्स एंड फोल्ड्स, kept going, stuffed full, extreme anger, a type of bread, or cry out loudly in horror or excitement। तो इन सारों के जो इक्विवेलेंट वर्ड्स हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। तो सबसे पहले जहाँ पे एक लिखा हुआ है वहाँ पे सैचल आएगा, क्योंकि सैचल इन 6 लेटर वर्ड है और इसमें आ सकता है। दूसरे नंबर पे आपके पास ग्राइंड आएगा, तीसरे नंबर पे रेवेनस, 4 पे आपके पास आएगा क्योर्ड, 5 पे आपके पास आएगा रिंकल्ड, 6 पे आएगा कंटिन्यूड, 7 पे आएगा बल्ज्ड, 8 पे आएगा रेज, 9th पे आपके पास ज़्वीबैक आएगा और 10th पे जो है वो स्क्रीम आएगा। आप देखिए कि एक लफ्ज़ उन्होंने लिखा हुआ है जो कि एडवेंचर्स है। तो आपके जो अल्फाज आए, तो जब एडवेंचर लफ्ज़ का वो हर्फ आपके सामने आए तो वो लफ्ज़ में वो हर्फ उसी पोजीशन पे आए। तो ये जो अल्फाज मैंने आपको बता दिए ये इन 1 2 3 4 5 पर नंबर वार ऐसे आएंगे। एक नंबर पे क्या आएगा, सैचल, ग्राइंड, ravenous, cured, wrinkled, continued, bulged, rage, ज़्वीबैक and scream। पेज नंबर 5 के स्टार्ट में इडियोमेटिक लैंग्वेज लिखा हुआ है। इस सेगमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हम ये क्लियर करते हैं कि इडियम होता क्या है। इडियम असल में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि फिक्स ऑर्डर में होता है और उसकी एक ख़ास मीनिंग होती है। लेकिन इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जो कंबाइंड मीनिंग है वो अगर आप इसके हर लफ्ज़ का अलग अलग मतलब निकालो तो वो कुछ और होता है, लेकिन जब ये कंबाइन हो जाते हैं तो इसका एक मखसूस मतलब निकलता है। जैसे कि ऑन एंड ऑफ, ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब है समटाइम्स, क्या वो आपसे मिलते हैं, डज ही मीट यू, और आप जवाब देते हो यस ही मीट्स मी ऑन एंड ऑफ, यानी
ही मीट्स मी समटाइम्स। न तो ऑन का मतलब समटाइम्स है और न ऑफ का, इन दोनों के मतलब अलग है। लेकिन जब इन वर्ड्स को इस तरतीब में लिखता है, ऑन एंड ऑफ, इस तरतीब में लिखा जाता है, तो इसका मतलब बन जाता है समटाइम्स। इसको कहते हैं ईडियम। सो हम ईडियम डिफाइन कर सकते हैं, एन ईडियम इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ फिक्स ऑर्डर दैट हैव अ पर्टिकुलर मीनिंग दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड ऑन इट्स ऑन। यानी ईडियम अल्फाज का एक ग्रुप होता है जो जिसका एक फिक्स ऑर्डर होता है, यानी कि मखसूस तरतीब होती है, और इसका मतलब इसके अलग अलग लफ्ज़ से मुख्तलिफ होता है। सही। इसी पेज पे जो 2 नंबर सेगमेंट है, यूज कैच और कॉट इन सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग मीनिंग। तो इसको आप ख़ुद कर लें, क्योंकि इन मुख्तलिफ मौक़ों पर आपने कैच का इस्तेमाल करके इनसे ये मतलब लेना है। यानी कैच अ कोल्ड, गेट अ कोल्ड की जगह आपने कैच अ कोल्ड लिखना है। इस तरह से बाकी अल्फाज के साथ भी आपने करना है। 3 नंबर के पास आते हैं। We also use the word take in a number of ways. Replace the italicized words with ones of your own. Do not use the word take. यानी इसमें जो italicized word है उसको हमने replace करना है एक ऐसे लफ्ज़ के जो जिसका मतलब हूबहू इस जैसा हो। तो अगर हम पहले जुमले को पढ़ें तो पहला जुमला है अदनान takes after his father. टेक्स आफ्टर का मतलब है मुशाबहत रखना, यानी एक जैसा होना। सो टेक्स आफ्टर की जगह हम लुक्स लाइक भी लिख सकते हैं और रिजेंबल्स भी लिख सकते हैं। बी, शी इज़ वेरी प्राउड, समवन मस्ट टेक हर डाउन। टेक हर डाउन यहाँ पे मतलब है किसी को उसकी औकात याद दिलानी चाहिए, उसकी बेइज्जती करनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो टेक हर डाउन की जगह ह्यूमिलेट हर हम लिख सकते हैं। सी, Don't allow yourself to be taken in by his self talk. तो be taken in बेवकूफ़ बनना या बनाना, तो इसकी जगह हम fooled या deceived लिख सकते हैं। D, his writing has taken on a peculiar style. तो take on का मतलब है बन जाना या एक ख़ास शक्ल इख्तियार कर लेना। तो इसकी जगह take on की जगह हम developed या acquired लिख सकते हैं। Can you take in what the author means? Take in का मतलब है समझना। So take in की जगह हम understand लिख सकते हैं। पेज नंबर 5 पर अगला सेगमेंट सी जो है वो लर्निंग अबाउट लैंग्वेज है। इस सेगमेंट में एडवर्ब्स के बारे में पढ़ाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। यानी एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है जो वर्ब की मीनिंग को तब्दील करता है, उसमें इजाफा करता है। अब इस मिसाल को लीजिए, ही सिंग्स। इस जुमले को पढ़कर हमें ये मालूम नहीं होता कि वो किस तरह गाता है, कहाँ गाता है, कब गाता है, क्यों गाता है वगैरह वगैरह। तो हमें मालूम नहीं होता कि वी डू नॉट नो हाउ ही सिंग्स, वेयर ही सिंग्स और व्हेन ही सिंग्स आफ्टर रीडिंग द सेंटेंस अबव। If we add a word to this sentence, we come to know how, when or where he sings. अगर हम इसके साथ एक लफ्ज़ का इजाफा करते हैं तो हमें मालूम हो जाएगा कि वो कब, कहाँ और कैसे गाता है। जैसे कि अगर मैं इसके साथ स्वीटली का इजाफा करूं तो he sings sweetly, यहाँ हमें मालूम होता है कि वो कैसे गाता है, स्वीटली गाता है। He sings daily, अब हमें मालूम होता है कि वो कब गाता है, डेली गाता है। He sings here, अब हमें मालूम होता है कि वो कहाँ गाता है, हेयर यानी यहाँ। ये जो अल्फाज है स्वीटली, डेली और हेयर, ये एडवर्ब्स है, क्योंकि ये हमें ये बताते हैं कि काम कब, कैसे और कहाँ हुआ है। कुछ अदर एडवर्ब्स भी हैं, अदर काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स भी हैं, जैसे कि एडवर्ब्स ऑफ रीज़न हैं जो हमें ये बताते हैं कि काम क्यों हुआ है। एडवर्ब ऑफ डिग्री है कि कितना हुआ है। एडवर्ब ऑफ नेगेशन है जो हम वर्ब के बाद नॉट या नेवर लगाकर वर्ब की मीनिंग तब्दील कर देते हैं। इस सेगमेंट में हमें 5 जुमले दिए गए हैं। इन 5 जुमलों में एडवर्ब्स हैं, हमें वो एडवर्ब्स तलाश करने हैं और ये भी बताना है कि वो जो वर्ड्स है वो किन वर्ब्स को या किन वर्ड्स को क्वालिफाई करते हैं, यानी किन वर्ड्स की मीनिंग में चेंजेस लाते हैं। सबसे पहला जुमला है ही सिंग्स स्वीटली। ही सिंग्स स्वीटली, इस जुमले में स्वीटली एडवर्ब है और ये क्वालिफाई करता है वर्ड सिंग्स को। दूसरा जुमला है
Quickly taking a left turn, she disappeared around the corner. अच्छा, इस जुमले में लफ्ज़ क्विकली जो है वो एडवर्ब है और ये क्वालिफाई करता है टेकिंग को। तीसरा जुमला है दे डोंट टेल हिम मच बिकॉज ही टेल्स। दे डोंट टेल हिम मच, इस जुमले में मच जो है ये एडवर्ब है और ये क्वालिफाई करता है टेल को। फोर्थ सेंटेंस है दे स्लिप्ड बिसाइड देयर पेरेंट्स। इस जुमले का एडवर्ब जो है वो बिसाइड है और ये क्वालिफाई करता है स्लेप्ट को। ही केम फॉर द बाइसिकल बट लेफ्ट सिंस इट वाज मिसिंग। इस जुमले में जो एडवर्ब है वो सेंस है और ये क्वालिफाई करता है लेफ्ट को, क्योंकि उसने क्यों छोड़ा, क्यों गया, सेंस इट वाज मिसिंग, क्योंकि वो गायब था। इस सेगमेंट के दूसरे सवाल में हमें पहली 10 लाइंस को पढ़ने का कहा गया है और इसमें जितने भी वर्ब्स हैं उनको तलाश करने का कहा गया है। तो इस पहली 10 लाइंस में वर्ब्स ये है मेट, डिडंट केयर, वॉज, फिर इसमें है सेड, ग्लेड, डू, ईट, डिडंट वरी, डिडंट स्क्रीम, washed, straightened, ate। ये सारे वर्ब्स है इस पहली 10 लाइन। अगले सवाल में हमें पहली 10 लाइंस को पढ़ के उनमें 2 एडवर्ब्स तलाश करने का कहा गया है। तो अगर आप लाइन नंबर 6 पर आए और उसमें लफ्ज़ नाउ को देखे तो ये एडवर्ब है, क्योंकि ये हमें दिखाता है या बताता है कि बेयर जो है वो इज़ाबेल को कब खाएगा। नाउ आई विल ईट यू, कब खाएगा, नाउ, तो ये एडवर्ब है। इसी तरह अगर आप इस पोम की 10वीं लाइन में आ जाए तो इसमें जो है लफ्ज़ है क्वाइटली, जो हमें ये दिखाता है कि बेयर को इज़ाबेल ने कैसे खाया, और वो जुमला है देन इज़ाबेल क्वाइटली एट द बेयर अप, यानी इज़ाबेल ने फिर कब खाया, देन। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है जो कि 10th लाइन में है। अगला सवाल जो पूछा गया है वो ये है कि इज़ देयर एन एडवर्ब इन द लास्ट लाइन, व्हाट इज़ इट, व्हाट काइंड इज़ इट, यानी क्या लास्ट लाइन में, आखिरी लाइन में कोई एडवर्ब है, वो क्या है और किस किस्म का है। लास्ट लाइन क्या है, एंड इज़ाबेल कामली केयर्ड द डॉक्टर। तो इस जुमले में क्या कोई एडवर्ब है, हाँ है, क्या है, कामली, यस देयर इज़, द वर्ड कामली इज़ एन एडवर्ब। किस किस्म का एडवर्ब है ये, इट्स एन एडवर्ब ऑफ मैनर बिकॉज इट शोज़ हाउ इज़ाबेल क्योर्ड द डॉक्टर, यानी ये एडवर्ब ऑफ मैनर है जो हमें ये दिखाता है या ये बताता है कि इज़ाबेल ने डॉक्टर का इलाज कैसे किया, कामली किया।